हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट्स, या फिर इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो ये समझेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। हम ये जो एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लेजर्स बना रहे हैं, हम ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं, ये अभी तक जो कुछ भी किया है वो क्यों किया है, उसका कोई तो पर्पस होगा। तो उसका मेन पर्पस ये है कि हमको ये देखना है कि हमने परफॉर्म किया कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में, कॉलेज में, बाकी आप देखते हैं कि एग्जाम्स में फाइनली क्या होता है, साल भर आपको पढ़ाया जाता है और फिर एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये देखा जाता है कि आपने अभी तक पढ़ा क्या है। वैसे ही बिजनेसेस के अंदर भी हमको ये देखना जरूरी है कि पूरे साल में बिजनेस ने कमाया क्या है, बिजनेस ने परफॉर्म किया कैसे है। तो ये जानने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? फाइनल अकाउंट्स। जैसे फाइनल एग्जाम्स होते हैं वैसे यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो आपने रिकॉर्डिंग किया, पोस्टिंग किया, ट्रायल बैलेंस किया, ये ट्रायल बैलेंस ही आपको हेल्प करता है इन फाइनल अकाउंट्स के बनाने में। गेटिंग माय पॉइंट? तो फाइनल अकाउंट्स बनेंगे कहां से? आपके ट्रायल बैलेंस से। जो ट्रायल बैलेंस बन के तैयार हो गया है उसमें डेबिट बैलेंसेस हैं, क्रेडिट बैलेंसेस हैं, ढेर सारे अकाउंट्स हैं। वो अकाउंट्स आपको हेल्प करेंगे फाइनल अकाउंट्स बनाने में। तो इन फाइनल अकाउंट से हम दो चीजें जानते हैं बेसिकली। पहला, आपका परफॉर्मेंस, और दूसरी आपकी पोजीशन। परफॉर्मेंस किसको कह रहे हैं? परफॉर्मेंस इसी को कह रहे हैं कि हमने साल भर में क्या कमाया है या गंवाया है। दैट इज योर परफॉर्मेंस। एंड पोजीशन, आपके पास है क्या क्या, आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपके पास कितना कैपिटल है, आपके पास कितनी लायबिलिटीज हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी बैंक के पास जाते हैं, आप लोन लेने के लिए भी जाएंगे ना, तो आपसे ये दो चीजें जरूर पूछी जाएंगी। क्या पूछा जाएगा? कि भाई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता दो, आप पिछले कुछ साल का अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताइए कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, हमारा लोन आप चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, और आपके पास है क्या क्या, आपके पास कौन कौन से एसेट्स हैं, आपके पास कितने एसेट्स हैं। ठीक है, और उसकी उसी के आधार पे आपको लोन दिया जाता है। बैंक डिसाइड करता है कि लोन देना है या नहीं देना और कितना देना है। गेटिंग माय पॉइंट? और आप जैसे टैक्स देते हैं सरकार को, तो सरकार को टैक्स देने के लिए भी हमको क्या बनाना पड़ेगा? फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमको देखना है कि हमने कितना कमाया। उसी पे तो टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स उसी पे देना पड़ता है। ठीक है ना? तो फाइनल अकाउंट्स बहुत जरूरी है। फाइनल अकाउंट्स हम जो बना रहे हैं, है ना, अगर हम फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाते हैं तो ये अभी तक जो कुछ किया वो किसी काम का नहीं है। आपने जो रिकॉर्डिंग किया है ना, केवल इसी काम में आएगा कि हाँ, ये पता चल जाएगा कि डेटर कौन से डेटर से कितना लेना है, कौन से क्रेडिटर को कितना देना है। इसके अलावा पूरी अगर हमको इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर हमको क्या करना है? फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या क्या रहेगा उस पर हम नजर डाल लेते हैं। पहले देखिए, फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले हमको जो बनाना है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनल अकाउंट में जो कुछ भी बनेगा ना, कहां से बनेगा? ट्रायल बैलेंस से बनेगा। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। उन अकाउंट्स में से हमको डिसाइड करना है कि कौन सा अकाउंट कहां जाएगा। कोई ट्रेडिंग में जाएगा, आगे देखेंगे, कोई ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग क्यों बनाते हैं? तो ये ट्रेडिंग हम बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए। क्या डिटरमाइन करने के लिए? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट तो मालूम है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट किसको कहते हैं? जो कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को कंसिडर करने के बाद कैलकुलेट किया गया है। अब आपके मन में यह भी सवाल आएगा कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम क्या है, तो इस पे हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना आप समझ लीजिए कि ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जो
डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को कंसिडर करने के बाद आया है, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट भी जरूरी है। ठीक है, ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट योर फाइनल प्रॉफिट। फाइनल प्रॉफिट जानने के लिए एक और अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इस फाइनल प्रॉफिट को कहा जाता है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो दो चीजें, एक ग्रॉस प्रॉफिट, उसके लिए क्या करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। नेट प्रॉफिट, उसके लिए हम क्या बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या किया जाता है, ये नेट प्रॉफिट कौन से एक्सपेंसेस कौन सी इनकम को कंसिडर करने के बाद आता है, तो ये सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम को कंसिडर करने के बाद आता है आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है ना, फाइनल प्रॉफिट की हाँ भाई ये साल भर बिजनेस किया ना, तो सारे एक्सपेंसेस सारी इनकम को कंसिडर कर लो और उसके बाद जो प्रॉफिट आया ये हमने कमाया है। ठीक है, तो क्योंकि देखिए ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों इसलिए जरूरी है कि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलती है कि हाँ हम ये जो बिजनेस कर रहे हैं ना, इस बिजनेसेस में हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, डायरेक्ट इनकम कितनी है वो आपको क्लियरली दिख जाएगी, उनका डिफरेंस कितना है वो क्लियरली आपको दिख जाएगा, है ना। हमारी जो डायरेक्ट इनकम के अलावा जो इनकम्स हैं या उसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है। गेटिंग माई पॉइंट, ये आप देखेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, इट विल टेक सम टाइम, है ना। 5 मिनट के अंदर मैं तीनों अकाउंट्स नहीं बता सकता हूं, आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और फाइनली आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आपके क्या रहेंगे, एसेट्स रहेंगे और लायबिलिटीज रहेंगी, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो ये आपकी क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट है। क्या है, इसको कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल से क्या पता चलेगा, यहां से पता चलेगा आपका परफॉर्मेंस, और बैलेंस शीट से क्या पता चलेगा, पोजीशन। तो आप लिख सकते हैं बैलेंस शीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रेडिंग और पीएनएल से आपको क्या पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस को पीएनएल भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल से आपको क्या पता चलता है, आपका परफॉर्मेंस पता चलता है। क्लियर है ये बात, ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको बताया ये ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, ये तीनों के तीनों कहां से बनेंगे, ये सारे के सारे बनेंगे आपके ट्रायल बैलेंस से। मैं बहुत धीरे जा रहा हूं एक एक चीज को, हो सकता है कि मैं एक से ज्यादा बार रिपीट करूंगा, इसलिए क्योंकि ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठना जरूरी है। हाँ, तो हम आ रहे थे कि ये किस में से बनेंगे, ये सारे के सारे बनेंगे आपके ट्रायल बैलेंस में से। जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं ट्रायल बैलेंस कहाँ से बनता है, जितने भी आपने लेजर्स उठाए बनाए हैं उनके बैलेंसेस उठाए और कहाँ लिख दिए आपने, ट्रायल बैलेंस में लिख दिए। इसमें से कुछ के डेबिट बैलेंसेस होते हैं, कुछ के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, है ना। फिर इन्हीं की मदद से हम क्या करते हैं, ये तीनों अकाउंट्स बनाते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप किसी भी अकाउंट को यहां पे इन तीनों में जब ट्रांसफर करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि या तो ट्रेडिंग में जाएगा, या तो पीएनएल में जाएगा, या तो बैलेंस शीट में जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो कुछ ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है वो ट्रेडिंग में भी चला जाए, पीएनएल में भी चला जाए, बैलेंस शीट में भी चला जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। ये मैं जो बात बोल रहा हूं इसका आपको विशेष ध्यान रखना है और मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना है। मैं कह रहा हूं कि जो कुछ भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, लिखा हुआ है, वो या तो ट्रेडिंग में जाएगा, या तो पीएनएल में जाएगा, या तो बैलेंस शीट में जाएगा। तीनों में या दोनों में नहीं जाएगा। इज इट क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। चल, तो उसे भी आप लिख लीजिए, एनीथिंग गिवन इन द ट्रायल बैलेंस विल अपेयर इन ओनली वन ऑफ दीज। ठीक है, नोट इट डाउन सो वी कैन स्टार्ट विद द ट्रायल बैलेंस। चलो
अब अगर हमने नोट डाउन कर लिया होगा तो अब ध्यान से सुनिए। ये जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आएगा क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा। यहाँ पे आपकी डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनका कंपैरिजन होता है। देखो मैं आपको कहूं कि मैंने 50 रुपए के गुड्स लिए, 60 रुपए में बेच दिए, कितना कमाया, आप खर्च से बोलेंगे 10 रुपए। कैसे पता चला मालूम है? कंपेयर किया, 60 रुपए इनकम है, 50 रुपए एक्सपेंस है, कंपेयर किया, आपको प्रॉफिट पता चल गया। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग एंड P&L में यहाँ पे क्या करना है? कंपैरिजन ही करना है और कुछ नहीं करना है। एक्सपेंस और इनकम इन दोनों का कंपैरिजन होगा, ठीक है ना। मगर ट्रेडिंग में कौन से एक्सपेंस इनकम लिए जाएंगे? डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम को लिखा और कंपेयर किया और आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा। कैसे लिखा जाता है वो हम डेट में आपका जो फॉर्मेट है वो देखेंगे आगे चल के, मगर थोड़ा बहुत मैं आपको रफ में बता देता हूँ। ये आपने इनकम लिखा इधर क्रेडिट साइड में और इधर लिखा आपने एक्सपेंस, ठीक है। ये आपका क्या बन रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है। इनकम एक्सपेंस का कंपैरिजन किया, इफ द इनकम इज मोर देन द एक्सपेंस, है ना, वी कॉल इट ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहा मैंने? इफ द इनकम इज मोर देन द एक्सपेंस वी कॉल इट ग्रॉस प्रॉफिट, एंड इफ द एक्सपेंस इज मोर देन द इनकम देन इट इज ग्रॉस लॉस। लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं? आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड करते हैं। फिर हम आ जाते हैं किस पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम तो हो गया। एक मिनट देखो, होता क्या है, मैं आपको अभी डिटेल में अभी अपन बाद में कवर करेंगे। इट विल टेक टाइम, एक एक को हमें पहले ट्रेडिंग कवर करना पड़ेगा, फिर P&L कवर करना पड़ेगा, इट विल टेक सम टाइम। ये हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जो ट्रेडिंग हमने बनाया उस ट्रेडिंग में से मान लीजिए क्या निकल के आया? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? वो ग्रॉस प्रॉफिट, हमेशा ध्यान रखिए किसी भी प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे P&L हो, चाहे आगे भी आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के, आगे चल के किसी दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे कि मान लो कि और किसी प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सब में एक चीज कॉमन होती है कि ये आपका जो क्रेडिट साइड होता है यहाँ पे क्या लिखी जाती है? इनकम लिखी जाती है, ठीक है। इधर क्या लिखा जाता है? एक्सपेंस लिखा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, डेबिट साइड में एक्सपेंस, क्रेडिट साइड में इनकम। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो उसमें हम प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का हो। हाँ, तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि ये जो इनकम है ये एक्सपेंस है, तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया ट्रेडिंग अकाउंट में से, वो ग्रॉस प्रॉफिट भी इधर लिखा जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर करते हैं, पहले ट्रेडिंग बनाते हैं, ट्रेडिंग में अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो इधर लिख देंगे, अगर ग्रॉस लॉस आ गया तो इधर लिख देंगे। अभी ग्रॉस प्रॉफिट इनकम माइनस क्या कर दिया? एक्सपेंसेस, तो क्या निकल के आएगा? तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट। हाँ, अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपेंसिव इनकम कौन से? इधर तो लिख चुके हैं, हाँ इधर हमने डायरेक्ट लिखे हैं, अब डायरेक्ट तो ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, अब बाकी बचे क्या? इनडायरेक्ट। ये है आपका डायरेक्ट, ठीक, सॉरी इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट क्या? इनकम। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाते हैं हम और समझते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम किसको कहते हैं। तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आसान तरीका। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमारे प्रोडक्शन और परचेज से रिलेटेड हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमारे प्रोडक्शन एंड परचेज से रिलेटेड हैं, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। गेटिंग माय पॉइंट? क्या कहा मैंने? जो एक्सपेंसेस हमारे परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए आपने मान लीजिए कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करने में आपको जो फैक्ट्री का में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है
है ना, वो जो एक्सपेंस है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, उसे बोला जाता है पावर। पावर शब्द का इस्तेमाल होगा मतलब इट इज डायरेक्ट, मतलब वो फैक्ट्री के लिए है। अगर इलेक्ट्रिसिटी लिखा है वो मतलब फैक्ट्री का नहीं है, वो शॉप का है, ऑफिस का है, ये माना जाता है, वो इनडायरेक्ट है। परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो क्या होगा, डायरेक्ट। तो ये क्या हो गया, पावर है तो क्या हो गया आपका, डायरेक्ट हो गया। उसी प्रकार से वाटर, गैस, कोल, कोल वाटर गैस ऐसा लिखा रहता है, कोल वाटर गैस लिखा रहेगा तो वो भी क्या है, वो भी फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, है ना, प्रोडक्शन में ये सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, तो ये भी क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। दूसरा मैंने आपको कहा परचेज से रिलेटेड। तो परचेज से रिलेटेड जब आप गए, आपने गुड्स खरीदे, तो गुड्स खरीदे तो उसके लिए आपने कार्टेज दिया, कैरेज दिया, फ्रेट दिया। खरीदने के दौरान तो वो डायरेक्ट है, बेचने के दौरान दिया तो वो डायरेक्ट नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो आपने खरीदने के लिए दिया, कार्टेज दिया, कैरेज दिया, फ्रेट दिया, तो आपके मन में अब सवाल आ सकता है कि सर कैसे पता चलेगा कि परचेज के लिए दिया है। बेटा अगर अगर केवल कैरेज दिया है तो वो डायरेक्ट है, केवल कार्टेज लिखा है डायरेक्ट है, केवल फ्रेट लिखा है डायरेक्ट है, कार्टेज इनवर्ट्स लिखा है तो भी डायरेक्ट है, इनवर्ट्स मतलब खरीदने के दौरान, कैरेज इनवर्ट्स मतलब खरीदने के दौरान डायरेक्ट है, फ्रेट इनवर्ट्स खरीदने के दौरान डायरेक्ट है। हाँ, कार्टेज आउटवर्ड होगा, फ्रेट आउटवर्ड होगा, कैरेज आउटवर्ड होगा, मतलब ये बेचने के दौरान किया गया है, ये आपका डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। ठीक है। अगर आपने वेजेस दिए हैं, वेजेस प्रोडक्शन से रिलेटेड माना जाता है, सैलरी जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं माना जाता है, तो वेजेस डायरेक्ट है। अगर कहीं लिखा है वेजेस एंड सैलरी तो भी डायरेक्ट है। हाँ, यदि कहीं सैलरी लिखा है या सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो वो इनडायरेक्ट हो गया। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेंगी आपको, ये डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। यहाँ पे ये बस आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड मैंने एग्जांपल अभी आपको दिए, कौन कौन से दिए, यदि पावर है ना, कोल गैस वाटर है, उसके बाद वेजेस है, कैरेज इनवर्ट्स है, कार्टेज इनवर्ट्स है, फ्रेट इनवर्ट्स है, ये सारे के सारे क्या हैं, डायरेक्ट है। अच्छा, और भी ऐसे मान लो कि इंपोर्ट ड्यूटी है या कस्टम ड्यूटी है। इंपोर्ट ड्यूटी कब लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी जब आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से खरीद रहे हैं, विदेश से आप गुड्स खरीद रहे हैं, तो आपको क्या लग रही है, इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी लिखा हुआ है। बेचने के दौरान नहीं लगती है, जब आप लेके आते हैं, विदेश से आते हैं गुड्स लेके आते हैं, तो क्या लगता है, एयरपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगती है ना। तो ये जो कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी है, ये भी क्या है, आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लियर है, ये भी ध्यान रखना है। या फिर एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ऑक्ट्रॉय, है ना। ऑक्ट्रॉय जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, कुछ स्टेट्स में अभी है नहीं है मुझे नहीं मालूम है, मगर पहले आमतौर पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जब गुड्स आते थे ना, तो एक टैक्स लगता था जिसको हिंदी में हम चुंगी नाका कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्ट्रॉय। तो अभी भी बुक्स में कई बार लिखा रहता है ऑक्ट्रॉय शब्द का इस्तेमाल, तो ये ऑक्ट्रॉय भी आपका क्या है, खरीदने से रिलेटेड हुआ ना, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। तो हम यहाँ पे जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना, तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, कहाँ, डेबिट साइड में, राइट। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, सेल। डायरेक्ट इनकम क्या है, सेल। आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, आप स्टेशनरी बेच रहे हैं, तो वो आपका सेल हो गया, तो सेल आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड, डेबिट साइड आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। क्लियर है, मतलब ये तो एक्सपेंसेस मैंने बताया। दूसरे परचेस किया आपने, गुड्स खरीदे, तो वो भी आपका एक्सपेंस है। आपके पास ऑलरेडी कुछ स्टॉक था, तो वो उसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। अभी फॉर्मेट दिखाऊंगा मैं आपको, मगर जितना भी आपके दिमाग में बैठता जा रहा है आप उसको बिठाते जाइए। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से रहेगा, सबसे पहले डेबिट साइड में क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक, दूसरा रहेगा परचेजेस, फिर उसके बाद जो दूसरे छोटे छोटे एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया, ऑक्ट्रॉय हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, वेजेस हो गया, ठीक है। फिर क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में बेसिकली दो ही चीजें आती हैं, एक सेल्स आता है, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक आता है। ठीक है, आई बात समझ में। चल, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये आएगा आपका इनडायरेक्ट
इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, अब बात करते हैं भाई इनडायरेक्ट। तो भाई जो डायरेक्ट नहीं है वो सारा का सारा इनडायरेक्ट है। इट इज वेरी सिंपल। आपको जो मैंने बताया वेजेस ये वो है ना, ये बाकी इसके अलावा जो कुछ है वो सारा का सारा क्या है, इनडायरेक्ट है। बताने की जरूरत नहीं है। एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट है, सैलरी इनडायरेक्ट है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, सब इनडायरेक्ट है। रेंट इनडायरेक्ट है, रेंट पेड हो चाहे रेंट रिसीव्ड हो, रिसीव्ड है तो इनडायरेक्ट इनकम हो गई, रेंट पेड है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे, चैरिटी हो गया, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस पॉसिबल हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, इनडायरेक्ट है। ठीक है। जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, इनडायरेक्ट है। पावर होता तो डायरेक्ट होता। ठीक है। चलो, तो अभी एक काम करते हैं, थोड़े से मैं आपको, अच्छा एक काम करें, पहले मैं आपको बैलेंस शीट और बता देता हूँ कि बैलेंस शीट में क्या। तो बैलेंस शीट सिंपल है, सारे के सारे क्या है, एसेट्स हो गए, ठीक है, लायबिलिटीज हो गई, और क्या हो गया आपका, कैपिटल। एसेट्स लायबिलिटीज समझते नहीं समझते हैं, है ना, समझते हैं मेरे ख्याल से, अच्छे से समझते होंगे। तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, है ना, ये एसेट्स हैं। और भी एसेट्स होते हैं, प्रीपेड भी एसेट है ना। किसी को लोन दिया हुआ है, किसी को लोन दिया हुआ है तो वो भी एसेट है। लायबिलिटीज क्या है, किसी से लोन लिया हुआ है, बैंक लोन है, या फिर आउटस्टैंडिंग है ना, किसी से एडवांस में ले लिया है, रेंट इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये भी क्या है, लायबिलिटी है। तो बस, तो अभी एक काम करते हैं, अभी आप थोड़ा सा, फिलहाल स्टार्ट करेंगे हम, और ट्रायल बैलेंस एक मैं आपके सामने धीरे धीरे एक एक अकाउंट लेके आऊँगा, और आपको बताना है कि ये जो है वो आ, कौन सा, किधर आएगा, वो ट्रेडिंग में आएगा, पीएनएल में आएगा, या फिर बैलेंस शीट में आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है। चलो, लेट्स सी। कैश। तो आप बस अपना दिमाग लगाइए कि कैश क्या है। कैश एसेट है, एसेट किधर आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है। बैलेंस शीट में एक एसेट साइड होता है, एक लायबिलिटी साइड होता है, तो एसेट साइड में आएगा। हाँ, सबके फॉर्मेट्स हम आगे चल के देखेंगे। कैपिटल, कैपिटल किधर आएगा, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, ये सारा का सारा किधर आता है, बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में आएगा। बैंक, बैंक में पैसे रखे हुए हैं, बैंक में हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो ये भी आपका बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है। बैंक हमारे लिए लायबिलिटी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, मगर यदि केवल बैंक लिखा है तो हम मानते हैं कि वो हमारे कुछ पैसे वहां पे होंगे, वो हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा। मगर हालांकि एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, आएगा कहाँ, बैलेंस शीट में। सेल्स, हाँ, अब यहाँ पे सेल्स, सेल्स हमारी डायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनकम अभी अभी हमने चर्चा की, किधर आएगा, ट्रेडिंग में। वेजेस, वेजेस हमका हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, किधर आएगा, ट्रेडिंग में। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, किधर आएगा, बैलेंस शीट में। सैलरीज, सैलरीज मैंने अपन पहले भी बताया कि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। 10% लॉन्ग टर्म लोन, लोन लिया हुआ है, लायबिलिटी है, मतलब बैलेंस शीट। फर्नीचर एसेट है, बैलेंस शीट। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिली है, ये हमारा डायरेक्ट इनकम नहीं होता है, डायरेक्ट इनकम आपकी सेल है, दैट्स ऑल। ठीक है। कमीशन वगैरह मिला, रेंट मिला, डिविडेंड मिला, और किसी भी प्रकार से कोई इनकम हुई, कोई एसेट बेच दिया, उसमें से प्रॉफिट हुआ, वो सारा का सारा किधर जाएगा, पीएनएल में। तो कमीशन रिसीव्ड विल आल्सो गो टू पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में। क्रेडिट में इनकम लिखते हैं, डेबिट में एक्सपेंस लिखते हैं। क्या कहा मैंने, क्रेडिट में इनकम, डेबिट में एक्सपेंस। रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेंट दिया हमने, ये भी आपका इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं कहलाता है। ठीक है। डेटर्स, डेटर्स आपका एसेट है, एसेट किधर आएगा, बैलेंस शीट में। बैड डेट्स आपका पैसा डूब गया, ये पैसा डूब गया, ये परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये सेल से रिलेटेड है, बेचा फिर पैसा डूब गया, ये आएगा आपका इनडायरेक्ट, मतलब पीएनएल में। परचेजेस, परचेजेस आपका आएगा डायरेक्ट है, ये आपका ट्रेडिंग में लिखा जाता है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ये आपका यहाँ लिखा जाता है। ठीक है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस करके लिखा जाता है। परचेज रिटर्न परचेज में से क्या किया जाता है, माइनस करके लिखा जाता है। क्लियर है। मान लो कि परचेज रिटर्न है 1000 और परचेज रिटर्न है 100, तो 1000 माइनस 100 कितना हो गया, 900। तो परचेजेस में हम लिखेंगे 900, है ना। कैसे करेंगे आगे देख लेंगे।
प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, एसेट आपका बैलेंस शीट में आता है। रिटर्न आउटवर्ड, बेटा रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है, परचेस रिटर्न, तो परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस किया जाता है। ठीक है, कैरेज इनवर्ड, मैंने बताया था कैरेज हो या कैरेज इनवर्ड हो, ये डायरेक्ट होता है, आउटवर्ड होता तो P&L में आता है, ये इनवर्ड है तो ट्रेडिंग में आएगा। कैरेज आउटवर्ड अगेन किधर आएगा, P&L में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है, अभी दिमाग लगाइए, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये एक्सपेंस है, नहीं बेटा ये एक्सपेंस नहीं है, ये लायबिलिटी है। ये क्या है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा ना, तो इट इज अ लायबिलिटी, इट इज येट टू बी पेड, पे करना बाकी है। ठीक है, तो ये किधर आएगा, ये आएगा आपके बैलेंस शीट में। आई बात समझ में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर ये तो एक्सपेंस है, बेटा सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये पे करना बाकी है, लायबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट में ही आएगी यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको। प्रीपेड एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस जिस प्रकार से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट है, ये भी किधर आएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड। अक्रूड इनकम, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कमा तो लिया है मगर मिला नहीं है, अभी भी लेना बाकी है, तो जो भी लेना बाकी है वो एसेट होता है, तो ये भी आपका एसेट है, तो एसेट किधर आएगा, बैलेंस शीट में। एक्सपेंसेस अनएक्सपायर्ड, एक्सपेंसेस अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड, इसमें भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, ये प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड मतलब आपने किसी को एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया है, तो ये भी आपका क्या है, एसेट है। क्या है, एसेट। एसेट तो किधर आएगा, बैलेंस शीट में। डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट है मतलब एक्सपेंस है, डिस्काउंट क्रेडिट होता तो इनकम, मगर किधर आएगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है, P&L में आएगा, ये आपका इसमें कभी भी नहीं आता है, ट्रेडिंग में नहीं आता है, P&L में आता है। पेटी कैश, पेटी कैश मतलब आपका छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए जो कैश आपने पेटी कैशियर को दिया हुआ है, उसके पास रखा हुआ है ना, वो पेटी कैश कहलाता है, और ये आपका एसेट होता है। ठीक है, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में आएगा। वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, किधर आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। प्रिंटिंग चार्जेस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, किधर आएगा, P&L में आएगा। कोल एंड गैस मैंने आपको बताया किधर आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम आपको मिल गई है तो आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी किधर आती है, बैलेंस शीट में। डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, ये आपका किधर आएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। बेड डेट्स जो हैं अगेन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक, देखो आम तौर पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोलने जा रहा हूं, इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आम तौर पे क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं मिलेगा, शायद ही आपको कभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर मिले, मगर यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो एसेट है, एसेट किधर आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई, ये एसेट, ये क्लोजिंग स्टॉक अंदर नहीं होगा तो कहां होगा, बेटा ये ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखे रहते हैं काफी सारे, आप देखेंगे ये, जैसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मैंने बोला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला, क्लोजिंग स्टॉक है, डेप्रिसिएशन है, ये उसके बाहर भी लिखे जाते हैं। ऐसे कैसे सर बाहर लिखे जाते हैं, बेटा लिखे जाते हैं, इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो हम ये सब हमको छोड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे चल के हम ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे ये कह रहा था कि क्लोजिंग स्टॉक यदि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो वो एसेट है, एसेट किधर आता है, बैलेंस शीट में आएगा बस। मगर आप जो क्वेश्चन देखेंगे उनमें क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं रहेगा, वो बाहर रहेगा, और जो बाहर है वो केवल एक जगह नहीं आता है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जो कुछ ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो केवल एक जगह जाएगा, मगर जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है वो एक जगह से ज्यादा जगह पे जाएगा। वो हो सकता है कि P&L में भी आए, बैलेंस शीट में भी आए, ट्रेडिंग में भी आए, बैलेंस शीट में भी आए, ये पॉसिबल है।
उसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक आमतौर पे आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं मिलेगा, उसके बाहर मिलेगा। और जब कभी भी बाहर मिलेगा तो वो एक जगह नहीं आएगा, दो जगह आएगा। एक आएगा वो ट्रेडिंग में, दूसरा आएगा बैलेंस शीट में। मगर यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक ही जगह जाएगा, दैट इज बैलेंस शीट। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर किसी टीचर को कोई अच्छा क्वेश्चन देना होगा तो ये दे सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस विल अपीयर, वेयर इट विल अपीयर। ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या कहा मैंने? रिपीट करूं, क्लोजिंग स्टॉक यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक ही जगह जाएगा, हर अकाउंट कोई भी एक ही जगह जाएगा, वो किधर जाएगा? बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि एसेट है। हाँ, यदि 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 क्लोजिंग स्टॉक बाहर दिया है तो दो जगह जाएगा, किधर? ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में, ठीक है। पेटेंट, उसके पीछे क्या रीजन है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, है? उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। पेटेंट, पेटेंट क्या है? एसेट है। एसेट किधर जाता है? बैलेंस शीट में। वेजेस एंड सैलरी, मैंने बताया था वेजेस हो या वेजेस एंड सैलरी हो, जो पहले लिखा है वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट है तो किधर जाएगा? ट्रेडिंग में। सैलरी एंड वेजेस पहले क्या लिखा है? सैलरी, तो किधर जाएगा? इनडायरेक्ट। सेल किधर जाएगा? सेल आपकी डायरेक्ट इनकम है, मतलब ट्रेडिंग। एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, मतलब P&L। ऑक्ट्रॉय चर्चा की थी हमने, ठीक है, ये किधर आएगा? ट्रेडिंग में, डेबिट साइड एक्सपेंस है। इंपोर्ट ड्यूटी अगेन डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका, ट्रेडिंग में, डेबिट साइड, ठीक है। तो चलो यहीं पे खत्म करते हैं, अगले क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट। आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलेंगे, है ना। पूरा कमांड आएगा पूरे इस चैप्टर के ऊपर आपको, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, बाय बाय।